तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स पे, जिसको हायरार्की ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है। और ये आप बायोलॉजी के अंदर जो है वो पढ़ के आ भी चुके हैं, उसी को आज हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के अंदर बेसिक जो चीज़ें हैं पहले आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा हम अमाइनो एसिड लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेस से। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जब वही प्राइमरी स्ट्रक्चर जो स्टेट होता है बाद में अपने ऊपर फोल्ड बैक कर जाए या दूसरी अमाइनो एसिड्स की जो चेन्स हैं उनके साथ कंबाइन कर जाए थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक इंटरेक्शंस या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये डिफरेंट जो बॉन्डिंग है इसके थ्रू जब वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो उससे अल्फा हेलिक्स बन सकते हैं, उससे बीटा प्लेटेड शीट्स बन सकती हैं। तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चला जाता है। और उसके बाद जो फुली फंक्शनल जो आपकी फॉर्म होती है, थ्री डायमेंशनल फुली फंक्शनल फॉर्म जो बनती है फर्दर फोल्डिंग के बाद, उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। और एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, इट कैन गो फॉर टिल द टर्शरी स्ट्रक्चर। और अगर जो अमाइनो एसिड्स की जो चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, वो एक से ज्यादा हों, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर उसकी अरेंजमेंट जो होती है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर चली जाती है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स के अंदर सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या चीज होती है, ठीक है, इसके लिए आप लिपन कॉर्ड को रेफर कर सकते हैं, लिपन कॉर्ड पे अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है ना, कोई भी जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होगी, अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ क्योंकि बुक के अंदर एग्जांपल शायद ना मिले। तो इंसुलिन का आपने स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, आपने बायोलॉजी के अंदर जब पढ़ा था, तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा। 51 अमाइनो एसिड्स होते थे उसके अंदर। 21 अमाइनो एसिड्स जो थे वो अल्फा चेन के अंदर, और फिर एक बीटा चेन होती थी उसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते थे। ठीक है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। ठीक है। दो चेन्स होती है ना इंसुलिन के अंदर। तो 21 एक के अंदर थे, 30 जो है वो दूसरी के अंदर थे। टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते थे इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर। अब वो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है कि पहले किसने आना है, पहले प्रोलीन है, एलानीन है, ग्लाइसिन है, इस तरह एक सीक्वेंस होता है। जब अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज होता है, ठीक है, उनके सीक्वेंस के अंदर जो है वो तब्दीली आती है, तो उसकी वजह से जो फोल्डिंग होती है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो अमाइनो एसिड्स है ना, उनकी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट नेचर है। वो कैसे? कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो आर जो उनका होता है, चेन है, वो हाइड्रोफिलिक होती है, कुछ के अंदर वो हाइड्रोफोबिक होती है, कुछ के अंदर वो अनचार्ज पोलर होती है, कुछ के अंदर वो पोलर होती है, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कुछ कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। कहीं पर आपको कार्बोक्सिल ग्रुप अगर मिल रहा है तो उससे आयनिक बॉन्ड बन सकता है। ठीक है। नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अगर सिस्टीन का जो कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, सिस्टीन कह रहा हूँ, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जैसे कि सिस्टीन है, ये आ जाएगा तो सल्फर सल्फर का डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है। तो जब अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज होता है, अमाइनो एसिड्स का जो तरतीब है वो चेंज होगी, तो अमाइनो एसिड्स की नेचर चेंज होगी। उसकी वजह से मिस फोल्डिंग होगी, इम्प्रॉपर फोल्डिंग होगी। जब इम्प्रॉपर फोल्डिंग होती है तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। इस वजह से हमें जो प्रॉपर सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का वो पता होना जरूरी है। ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस है, और एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कैसे अटैच है? वो अटैच है थ्रू अ बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। वो एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। और स्पेसिफिकली जो अमाइनो एसिड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हमने एक नाम दिया है पेप्टाइड बॉन्ड का, पेप्टाइड लिंकेज का। ठीक है। और वो होता कैसे है, अगर आप देख सकें तो आपके पास अमाइनो एसिड एक है आप इधर, और एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है। ठीक है। तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर एक बात काबिले गौर है। आप जब भी अमाइनो एसिड को लिखेंगे तो आपने राइट साइड के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप को डालना है और लेफ्ट साइड के ऊपर अमाइन ग्रुप को डालना है। ठीक है। ये इसका रूल होता है जब भी आपने अमाइनो एसिड को लिखना होता है। ठीक है। तो राइट साइड पे हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ना आपने मेंशन करना होता है। तो अगर आप देखें कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर आपको जो है वो क्या चीज नजर आ रही है, वहां पर आपको एक
ओ एच जो है वो मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ एन एच का जो है वो हाइड्रोजन है। जब इनका आपस में रिएक्शन होता है, ठीक है, इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होता है, वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। वाटर जब रिमूव होता है तो वहां पर बॉन्ड बनता है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, ठीक है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, दिस इज द पेप्टाइड लिंकेज। ये जो लिंकेज है इसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और इसके लिए बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके लिए, कि ये जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, अब ये डबल बॉन्ड है तो ये जो पेयर होता है ये ट्रांसफर होता रहता है। जैसे आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पेयर होता है ना, ये मूव करके इधर आ सकता है। तो इस वजह से ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, इसको, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। उसकी क्या रीजन है कि ये जो यहाँ पे दोबारा से डायग्राम बनाई हुई है मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड ओ जो है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये समटाइम क्या होता है, ट्रांसफर होके कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान आ जाता है, ठीक है। तो ये मूव करता रहता है। जब ये मूव करता रहता है तो हम इसको कहते हैं कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। कभी ये डबल बॉन्ड हो जाता है, कभी ये सिंगल बॉन्ड रहता है। और उसमें हमें कैसे पता चला कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो वो जब हमने इसकी लेंथ मेजर की, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जब हमने इसकी लेंथ देखी, तो हमें नजर आया कि जो इस पेप्टाइड बॉन्ड की लेंथ है वो एक सिंगल बॉन्ड की निस्बत शॉर्टर है। तो हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, क्योंकि वो लेस डेंस होता है तो वो उसकी लेंथ ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड जो होता है वो मॉलिक्यूल्स को करीब लेके आता है तो उसकी उसकी लेंथ छोटी होती है, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे शॉर्ट होता है। तो ये जो है इसकी जो लेंथ थी वो सिंगल बॉन्ड से जो है वो शॉर्टर थी, जबकि डबल बॉन्ड से थोड़ी सी ज्यादा थी। तो हमने इसको नाम दिया कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। पहली बात ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, दूसरी बात ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि अगर आप गौर करें थोड़ा सा, मैं इसको अगर आपको दिखा पाऊँ कि हमने ये स्ट्रक्चर देखा अमाइनो एसिड का, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके गिर्द अगर आप आर ग्रुप को देखें तो, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड इज, आप इसको ये सपोज करें कि डबल बॉन्ड ही है। तो जब भी डबल बॉन्ड होता है तो कन्फिग्रेशन होती है उसकी, या तो सिस फॉर्म होती है या ट्रांसफॉर्म होती है। तो अगर आप देखें, एक तरफ आर ग्रुप जो है वो ऊपर है और दूसरी तरफ आर ग्रुप नीचे है, तो ये कौन सी कन्फिग्रेशन हुई, ये कन्फिग्रेशन होती है ट्रांस कन्फिग्रेशन। और अगर ये आर ग्रुप ऊपर होता तो फिर क्या होनी थी, फिर ये सिस कन्फिग्रेशन होनी थी। और उससे क्या होनी थी, स्टेरिक वो जो है हिंड्रेंस जिसको हम कहते थे, स्ट्रक्चरल जो रेजिस्टेंस आती है, बल्कि मॉलिक्यूल्स जब आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो किंक्स बनते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए, स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए जो है यहाँ पर ट्रांस कन्फिग्रेशन होती है इस बॉन्ड के गिर्द, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रांस कन्फिग्रेशन कहते हैं। और ये जो बॉन्ड है ये अनचार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, बट इट इज पोलर। उसकी क्या रीजन है कि यहाँ पर पार्शियल जो है वो चार्जेस आ जाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर समटाइम पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जो चेंज होती रहती है उसकी वजह से इसके ऊपर पोलैरिटी रहती है, लेकिन ये अनचार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। और जब भी हम किसी प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करते हैं, आप टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें उसको डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, उसको हीट से या उसको एसिड से, अल्कली से, या फिर यूरिया से जो है ना, आप उसको जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी प्राइमरी में कन्वर्ट होता है। और प्राइमरी वो स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है टू डिस्ट्रक्शन। जब कोई बॉन्ड जो है प्रोटीन्स के अंदर नहीं बचता, तब भी एक बॉन्ड जो है वो बाकी हो बचता है, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं रेजिस्टेंट टू हीट, ठीक है। अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड भी टूट जाए तो प्रोटीन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, फिर वो प्रोटीन नहीं रहती। तो जब तक प्रोटीन है उसके अंदर एटलीस्ट आपको पेप्टाइड बॉन्ड लाजमन मिलेगा, ठीक है। अगर पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो टूट गया तो आपकी प्रोटीन जो है वो प्रोटीन नहीं रहेगी। ठीक हो गया। तो अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रिजिड है, डबल बॉन्ड, ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये रिजिड है। इसका क्या मतलब है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के एक तरफ कार्बोनाइल ग्रुप है और एक तरफ एमाइन ग्रुप है, वो रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मली ये होता है, क्योंकि ये जिस तरह हमने शो किया हुआ वैसे तो नहीं है ना,
अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो उसके गिर्द मॉलिक्यूल्स तो रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है, अगर ये रोटेट करेगा, रोटेशन जो है हमेशा सिंगल बॉन्ड के गिर्द होती है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है अगर उसके गिर्द रोटेशन होगी तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के जो है ना अराउंड जो है वो रोटेशन ज्यादा अच्छी होती है। तो ये चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है तो इसलिए ये रिजिड होता है, ठीक है। इसके अराउंड जो है वो मूवमेंट नहीं होती, लेकिन जो इस बॉन्ड के अलावा बाकी कार्बन्स हैं, बाकी जो बॉन्ड्स हैं, चूंकि वो सिंगल हैं, तो वहां पर रोटेशन हो सकती है। और उसी रोटेशन जो दूसरे बॉन्ड्स हैं कार्बन के दरमियान, हाइड्रोजन के दरमियान, कार्बन और अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान, वहां पर जो रोटेशन होती है उसी वजह से फिर अल्फा हेलिक्स बनते हैं। नहीं तो अगर वो रोटेशन ना होती तो अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, ये कुछ भी नहीं बनना था, ठीक है। तो रोटेशन जो है इस बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के गिर्द नहीं होती, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड होता है, बाकी बॉन्ड्स जो है वो रिजिड नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड मिलते हैं तो जाहिर उनका एक नॉमेनक्लेचर भी होना चाहिए। जैसे वेलिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन आपस में मिले हैं, ये एग्जाम्पल है। तो हमने इसको प्रोनाउंस किस तरह करना है, हमने किस तरह पढ़ना है। तो ये जो आई एन ई एंड पे होता है ना अमाइनो एसिड्स के एंड पे, इसको काट दिया जाता है। पहले वाले, लास्ट वाले को वैसे रहने देना है। जो पहले वाले जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे, चाहे वो दो हों, चाहे वो चार हों, चाहे वो छह हों, ठीक है, उनकी जगह आप लगाते हैं वाई एल। तो वेलिन से बनता है वेलाइल, ग्लाइसिन से बनता है ग्लाइल, ग्लाइसाइल, वेलाइल, ग्लाइसाइल। और जो लास्ट पे अमाइनो एसिड होता है उसको वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं जैसे वो लिखा होता है, ल्यूसीन। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, जब भी आपने कोई सीक्वेंस पढ़ना होगा ना, तो आपने इसको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। वेलाइल, ग्लाइसाइल, ल्यूसीन। सपोज यहाँ पर होता जो है सीरीन, ठीक है। तो इस तो हमने पूरे स्ट्रक्चर को क्या पढ़ना था, हमने पढ़ना था सिराइल, ग्लाइसाइल, ल्यूसीन। अगर यहाँ पे होता हिस्टिडीन तो हिस्टिडाइल, ग्लाइसाइल, ल्यूसीन। तो इस तरह से आपने इनको पढ़ना होता है, ये इसका नॉमेनक्लेचर का रूल होता है, सिंपल एक। अच्छा, इंसुलिन की मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, प्राइमरी सीक्वेंस। अब इसी तरह हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि 4 चेन्स के अंदर आपको मिलते हैं। 4 चेन्स कैसी होती हैं, दो अल्फा चेन्स होती हैं, दो बीटा चेन्स होती हैं। तो जो दो अल्फा चेन्स होती हैं, ईच अल्फा चेन कंटेन्स 141 अमाइनो एसिड, एंड बीटा चेन ईच जो है वो कंटेन करती है 146। तो एक चेन के अंदर अगर 141 है तो 2 चेन्स होंगी तो टोटल कितने हो गए, 282 अमाइनो एसिड्स। और बीटा चेन में 146 है तो दो से मल्टीप्लाई करें, दो बीटा चेन्स हैं, तो उससे बनेगा 292। टोटल आपके पास 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जो कि दो चेन्स की फॉर्म में होते हैं, दो अल्फा दो बीटा, ठीक है। और टोटल जो है 574 अमाइनो एसिड्स जो है वो इस सीक्वेंस में आपको मिलते हैं। अब इनकी पोजीशन, इनकी सीक्वेंस ज़ाहिर है, अब 141 अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस तो आप नहीं याद कर सकते, तो वो फिर आपके सिलेबस के अंदर नहीं होती। अब वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ज़ाहिर है वो एक जो है ना वो एक स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पास बन गई है, ठीक है। जब वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आपके पास बन गई है तो उसने वैसे तो नहीं रहना। अब उसने क्या करना है, आइदर इट में फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ और इट कैन इंटरेक्ट विद अदर चेन्स। तो उससे क्या बनता है, उससे आपका बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जब भी फोल्डिंग स्टार्ट होगी आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर की, ठीक है, वो अपने ऊपर फोल्ड बैक कर जाए या वो दूसरी चेन्स के साथ मिल जाए। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो मेन मेन चीजें मिलती हैं उसके अंदर बहुत मशहूर जो चीज है उसमें अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट्स हैं और बीटा टर्न्स हैं। हेलिक्स जो है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बीटा शीट्स, बीटा प्लीटेड शीट्स जो है, जिस तरह आप कपड़े जब प्रेस करते हैं तो उनकी जो है वो आप लगा देते हैं तहें, ठीक है। या जिस तरह सिलवटें बनाई जाती हैं, या फिर आपको याद होगा नर्सरी क्लास में या फिर 4 5 क्लास के अंदर बच्चे जो है क्या करते हैं, वो एक चाइनीज पंखा बनाते हैं। पेजेस जो होते हैं, एक पेज पकड़ते हैं, उसको फोल्ड जो है ना करते रहते हैं, करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, ठीक है। और उससे जो है ना वो चाइनीज या जापानीज पंखा जो है ना, जो ऐसे फोल्ड होके बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है, और उसको जो है ना वो फैन के तौर पे यूज करते हैं। तो वो बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, ठीक है। एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है। और बीटा टर्न क्या होता है, टर्न आपको खुद पता है टर्न क्या चीज होती है, जहाँ पे कोई चीज रिवर्स हो जाए, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पर आपको हेलिक्स भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये हेलिक्स है, ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है एक चीज। तो जो शीट्स होती है ना बीटा प्लेटेड शीट्स, इनको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एरो नीचे जा रहा है, ठीक है, ये एरो ऊपर जा रहा है,
ये एरो फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, ठीक हो गया। और इनके दरमियान ये क्या है, ये जो टर्न्स हैं ऐसे, ठीक है, दीज आर बीटा टर्न्स, इनको बीटा टर्न कहते हैं। जो डायरेक्शन जो है किसी अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो जा रहा था उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज होते हैं। इनको हम बीटा प्लेटेड शीट्स का नाम, बीटा प्लेटेड जो है ना शीट्स की डायरेक्शन जो रिवर्स करते हैं उसको हम बीटा टर्न कहते हैं। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स खत्म नहीं होते, आपके सिलेबस के अंदर इतने ही हैं, लेकिन इसके अलावा ग्रीक की के नाम से होता है स्ट्रक्चर, बीटा बैरल होता है एक, और इसके अलावा जो है ना जिंक फिंगर्स जो है ना होते हैं। तो ये और बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर चूंकि वो नहीं है तो इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करते। बीटा मेंडर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा है, उनमें से जो बहुत कॉमन है वो ये तीन है जो कि हमारे सिलेबस के अंदर का सिलेबस का भी पार्ट है। तो बाकी आप नाम सिर्फ लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपको इनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अल्फा हेलिक्स जो है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है राइट हैंडेड है। अब राइट हैंडेड से क्या मुराद है, अगर आप आगे जाएं तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। ये ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली ऐसे नहीं है, ये अगर आप ये 2D में नजर ऐसे आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको वैसे देखेंगे 3D के अंदर तो आपको ये ऐसे रोटेट करता हुआ, जिस तरह आप अक्सर जगहों पे स्पेस कम हो तो सीढ़ियां होती हैं जो कि एक ही पोल के साथ जो है ना, एक ही पोल सीधा होता है और वो सीढ़ियां ऐसे घूम के ऊपर जा रही होती हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये होता है। तो अगर आप अपने थंब को ऊपर को रखें, राइट हैंड रूल अगर आपको याद हो, राइट हैंड रूल, ठीक है, थंब की डायरेक्शन अपवर्ड करें तो फिंगर्स को रोटेट करें। तो ये जो फिंगर्स की रोटेशन है, फिंगर्स की रोटेट हो रही है, ये किस डायरेक्शन में हो रही है, ये राइट साइड पे हो रही है। तो अल्फा हेलिक्स जो है वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो थंब की डायरेक्शन अगर आप ऊपर करें तो इसकी जो रोटेशन है, मॉलिक्यूल्स की रोटेशन, वो किस तरफ है, जिस तरफ आपकी फिंगर्स जिस तरह रोटेट कर रही है, इस डायरेक्शन के अंदर जो है ये अगर घूमेगा, इसको शायद ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसको हम राइट हैंडेड कहेंगे। और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए, उल्टा घूम जाए, ठीक है, थंब की डायरेक्शन आप नीचे करें और उस वक्त ये जो आप रोटेट कर रहे हैं ये है लेफ्ट हैंडेड आपकी हेलिकल। तो ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड वैसे डिटेल्स नहीं है आपके पास, आपके सिलेबस में जस्ट एक ही एमसीक्यू आ सकता है, वो ये है कि अल्फा हेलिक्स जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है। तो सिंपल आपको, आप इसको याद रख सकते हैं कि ये राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड क्यों होता है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके जा रहा होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो ये लेफ्ट हैंडेड होना था, और इस पे राइट हैंड रूल जो है ना अप्लाई होता है बेसिकली। अच्छा, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि अल्फा हेलिक्स नहीं बना सकते, उसकी रीजन क्या है, जो प्रोलीन होती है इसमें, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो थोड़ा सा इसका, तो इसकी जो नाइट्रोजन थी, वो अमाइनो एसिड तो वैसे ही होता है, ठीक है। इसकी जो नाइट्रोजन होती है वो रिंग का पार्ट होती है, वो जो रिंग थी ना उस रिंग का पार्ट होती है। तो ये नॉर्मली जो है, क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन पड़ी हुई है, तो जब अल्फा हेलिक्स बनेगा तो उसके अंदर किंग्स आ जाएंगे, डायरेक्शन इधर उधर हो जाएगी। इसी तरह ग्लाइसिन जो है ये छोटा अमाइनो एसिड है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन ही इसके पास एक है, ठीक है। तो वो भी इशू है इसके लिए, तो ये बैंड्स बनाने में के काम आता है। ये जो बीटा टर्न आपने पढ़े हैं ना, बीटा टर्न के अंदर जो मेन अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोलीन ग्लाइसिन ही होते हैं, क्योंकि ये टर्न और किंक बनाने के काम आते हैं, रोटेशन डायरेक्शन चेंज करने के काम आते हैं, ठीक है। और ट्रिप्टोफान, उसकी रीजन ये है कि इसके पास बल्कि आर चेन होती है, ये भी रिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर। एस्पार्टेट के ऊपर भी बल्कि चेन है, वेलिन, ग्लूटामेट। तो इन सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इशू है जिसकी वजह से जो है ये आपकी अल्फा हेलिक्स का पार्ट जो है वो नहीं हो सकते। तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है आपका, दिस इज द अमाइनो एसिड। और अगर आप इसके ऊपर गौर करें, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, फिर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह जो है ना अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और एटलीस्ट जो फोर्थ अमाइनो एसिड होता है, दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, दिस इज फोर्थ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीजन और पहले के नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ जो है इसका क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है ना स्टेबल हुआ होता है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है इसको स्टेबलाइज किसने किया होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने। तो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, ये फिर वही जरा डिटेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वैसे ही बना हुआ है।
मजीद आगे जाते हैं, तो यहाँ पर जरा हमें क्लैरिटी हो जाएगी मजीद अच्छे तरीके से। अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें, ये अब मॉलिक्यूल्स के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ से जाते हुए एक कार्बन, अल्फा कार्बन, अगली कार्बन जो है वो आपकी आ गई कार्बोनाइल ग्रुप की, ठीक है। तो यहाँ से लेके अगले नाइट्रोजन तक, यहाँ से लेके अगले नाइट्रोजन तक ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। कितने अमाइनो एसिड है? एक अमाइनो एसिड। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप गौर करें, अच्छा इसकी लेंथ जो है, एक अमाइनो एसिड कितना जो है ऊपर जाता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, 0.15 नैनोमीटर। अब ये डिस्टेंस अभी आपने याद रखना है, ठीक है, फॉर टाइमिंग अभी आप इसको याद रखें, फिर मैं बताता हूँ इसका काम क्या था। उससे पहले एक और चीज, ये एक टर्न है, एक ये टर्न है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। और अगर इसको उठाकर मैं ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो उसके सामने अगर मैं रख दूं तो ये एक साइकिल बन गया बेसिकली। साइकिल बनने के बाद ये कंप्लीट हो गया, तो ये एक कंप्लीट, अगर आप यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक आए तो ये एक टर्न बनता है, ठीक है। ये क्या बनता है? एक टर्न। जहां से आपने स्टार्ट किया था आप वहीं पर आ गए, तो ये एक टर्न बन गया। अब जो बात यहाँ पे समझने वाली है, यहाँ से अमाइनो एसिड शुरू हुआ और आपने यहाँ गए, यहाँ जाते जाते आपका एक टर्न जहां से आपने स्टार्ट किया था, यहाँ पे आके आपका जो है वो क्या हो गया, एक टर्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक टर्न के अंदर, दिस इज फर्स्ट नाइट्रोजन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ठीक है, दिस इज फिफ्थ। तो इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स आपके आएंगे अगर आप इसके ऊपर गौर करें थोड़ा सा। तो ये है पहला अमाइनो एसिड, नंबर वन, एक अमाइनो एसिड हो गया। दिस इज द सेकंड अमाइनो एसिड, दिस इज द थर्ड अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड हो गए? थ्री। और हाफ जो है, नॉट कंप्लीट अमाइनो एसिड, आप इसको कह सकते हैं हाफ, क्योंकि कार्बन आ रही है ना, कार्बन की एक तरफ कार्बोनाइल है और एक तरफ अमाइन ग्रुप है, तो सेंटर में ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन तक जो है आपका टर्न कंप्लीट हो चुका है। तो आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा ज्यादा आप कर लें, एटलीस्ट 3.6 अमाइनो एसिड्स, नॉट कंप्लीट 4 अमाइनो एसिड्स, बट 3.6 अमाइनो एसिड्स टेक पार्ट इन सिंगल टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स। ये बात समझ आई आपको कि ये क्या बला है, कि 3.6 अमाइनो एसिड कैसे जो है वो एक टर्न का पार्ट होते हैं। कि ये कंप्लीट, अगर ये एक टर्न जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है, ये नाइट्रोजन अगर यहाँ पर होती तो फिर हम कहते हैं कि ये चार जो है अमाइनो एसिड थे, लेकिन नाइट्रोजन तो आगे चला गया, तो टर्न पहले कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब टोटल चार नहीं है, बल्कि चार से पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, एक टर्न कंप्लीट हो गया। तो 3.6 जो है ना रेजिड्यूज, वो 3.6 अमाइनो एसिड्स जो है ना इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। और मैंने कहा था एक अमाइनो एसिड का जो लेंथ है, जो अपवर्ड जो है जो लेके जाता है उसको, वो कितनी है? 0.15। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। वन अमाइनो एसिड की जो लेंथ है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो हाइट वो कवर करता है, वो 0.15 नैनोमीटर है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड है? 3.6 अमाइनो एसिड, ठीक है। तो 1.5, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 3.6, ये बनता है 0.4554 नैनोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर आप इसको देखें, यहीं पर लिखा हुआ है 0.54 नैनोमीटर। तो ये जो 54 नैनोमीटर है, ठीक है, इसको कहते हैं पिच। एक टर्न की जो हाइट है, द हाइट ऑफ ईच टर्न इज 0.54 नैनोमीटर, दिस इज नोन एज द पिच ऑफ द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। ये इसकी कैसे आती है ये भी मैंने बता दिया, क्यों इतनी होती है ये भी बता दिया, 3.6 क्यों है ये भी बता दिया। इसके साथ हमारा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बीटा शीट्स के ऊपर। तो बीटा शीट्स के ऊपर बात जनाब ये है कि बीटा शीट्स के अंदर दो अमाइनो एसिड चाहिए, दो अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन्स चाहिए, एक चेन से काम नहीं चलेगा। तो अगर एक चेन हमारे पास ये हो, दूसरी चेन ये हो, ठीक है, दोनों को हम लिटा दें, ठीक है, तो उस वक्त जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, और अगर आप स्ट्रक्चर को देखें कितना खुला खुला है, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, ये बड़ा खुला खुला बॉन्ड बनता है। तो
ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। और होता क्या है, इसमें एक तरफ एन टर्मिनल एक तरफ सी टर्मिनल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम देखेंगे, ये जरा दोबारा से इसकी शक्ल देख लें आप, ठीक है, कि क्या हिसाब किताब है। बीटा प्लेटेड शीट्स के अंदर इस तरह से जो है ना, ये दो चेन्स भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, मिनिमम दो चाहिए होती हैं हमें, ठीक है। तो ये जरा दोबारा से इसको देखें, ये वही स्ट्रक्चर है, ठीक है, वही बना हुआ है। बस इसकी बॉन्डिंग की वजह से जो है वो क्या होता है कि ये प्लेटेड, ये स्लीव्स बन जाती है, जिस तरह वो चाइनीज या जापानी जापानीज वाला पंखा होता है ना, तो ये वैसे इसकी सिलवटें बन जाती हैं, स्लीव्स बन जाती हैं, तो इसलिए इसको बीटा प्लेटेड शीट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये शीट इसलिए होती है क्योंकि ये फ्लैट होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हेलिक्स की तरह नहीं है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एरो के अंदर जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि एरो की एक डायरेक्शन जो होती है, जो लाइन वाली डायरेक्शन होती है, उसको एन रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एरो का हेड होता है ना, वो कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कार्बोक्सिल या कार्बोनाइल ग्रुप को, ठीक हो गया। तो जहां पर भी ये लिखा हो, ये क्या होगा, ये एन साइड होगी, ये सी साइड होगी। और अगर ऐसा हो कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स इस तरह मेंशन हो कि दोनों के नाइट्रोजन एक तरफ हो, कार्बोनाइल एक दूसरी तरफ हो, तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ऐसे रिप्रेजेंट किया हो, ठीक है, ये सी एन ना भी लिखा हो, तो ये क्या होगा, ये एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। जैसे कि नंबर वन के ऊपर ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, तो ये एरो इस तरफ है, ये दूसरी तरफ भी एरो ऐसे है, तो ये पैरेलल हो गया। थर्ड नंबर पे जाके ये नाइट्रोजन इस तरफ आ गया, कार्बन दूसरी तरफ है, तो ये एंटी पैरेलल चेन आ गई, फिर पैरेलल चेन आ गई पहले वाले के साथ, ठीक है। दरम्यान में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर बैंड्स, इनको बीटा बैंड्स या बीटा टर्न्स कहते हैं, ठीक हो गया। तो बीटा शीट की डेफिनेशन ही ये है, टू और मोर बीटा स्ट्रैंड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें दो चेन्स होती हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अल्फा हेलिक्स और बीटा ब्रैकेट शीट्स के अंदर? अल्फा हेलिक्स में आपने देखा था कि हेलिक्स के अंदर एक ही चेन थी, इसके अंदर दो चेन्स है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपके अल्फा हेलिक्स के अंदर, वो क्या होती है, वो विद इन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, जबकि बीटा प्लेटेड शीट्स के अंदर तो दो चेन्स हैं, दो डिफरेंट चेन्स के दरमियान है। तो एक तरफ इंटरचेन बॉन्डिंग है, दूसरी तरफ इंट्रा चेन बॉन्डिंग है, ठीक हो गया। तीसरी चीज, यहां पर अगर आप देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन अमाइन एंड कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन बिटवीन नेबरिंग। यहाँ पर वही बात है कि एक ही चेन के अंदर, जो एक ही चेन के अमाइन और जो कार्बोनाइल ग्रुप है उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जबकि बीटा प्लेटेड शीट्स के अंदर नेबरिंग अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है ना, क्या होता है, वो बनता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है सबको? आई थिंक इधर थोड़ा सा इशू हो गया। 1 मिनट। अच्छा, अ, मैंने इसको दोबारा स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या होता है, जो आर ग्रुप होते हैं, अब आ गई बेटा स्क्रीन, अब आपको विजिबल होगी। जो आर ग्रुप है हेलिक्स के अंदर, अगर आप गौर करें, थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पर देखें, आर ग्रुप जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर है, अंदर की तरफ है, दो चेन्स हैं, स्ट्रक्चर के इनवर्ड की डायरेक्शन में जो है ना आपको आर ग्रुप ज्यादा मिल रहे हैं। जबकि जो हेलिक्स था, हेलिक्स के अंदर क्या होता है कि जो आर ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पर आर ग्रुप होगा, ठीक है, ये कार्बोनाइल कार्बन है। आर ग्रुप जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, नॉट इनवर्ड टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर की तरफ नहीं होते, बल्कि आउटवर्ड डायरेक्टिंग होते हैं अल्फा हेलिक्स के अंदर। जबकि बीटा प्लेटेड शीट्स के अंदर क्या होता है, जो आर ग्रुप होता है वो इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, और मोस्टली इनवर्ड ही होता है, ठीक हो गया। तो ये भी आपको बात समझ आ गई, ठीक हो गया। तो ये एक डिफरेंस हो गया, सिंगल चेन
सिंगल बीटा चेन भी हो, कैन नॉट एग्जिस्ट एज सिंगल बीटा चेन, ये भी हो गया। इसकी एक ही टाइप होती है। बीटा शीट्स की कई टाइप्स होती हैं, पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल हो सकता है, या मिक्स हो सकता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स के अंदर आपको पता है जो वो होते हैं ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ये नहीं हो सकते। तो ये कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रेफर किए जाते हैं इसके अंदर, वो आप इनके नाम पढ़ लीजिएगा स्लाइड में से। बीटा टर्न क्या होता है? बीटा टर्न जो है वो एक नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दैट काज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये इसने डायरेक्शन चेंज करनी होती है। तो ये मोटिफ्स के अंदर बड़ा कॉमन है, ठीक है। इसके अंदर आपको 4 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। अगर आप इसको देखें, ये एक बीटा प्लेटेड शीट है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो इसके अंदर अल्फा कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, टोटल 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बीटा टर्न के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, यहाँ पर मोटिव का जिक्र हुआ है। मोटिव क्या चीज होती है? मोटिव को एक आसान जुबान में अगर मैं बयान करूं तो सुप्रा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, इनके लिए प्रॉपर डेफिनेशन, सुप्रा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको हम मोटिव कहते हैं। ये बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है, बीटा टर्न भी हो सकता है, बीटा शीट्स भी हो सकती है। तो इन डिफरेंट सेकेंडरी जो एलिमेंट्स हैं इन सब का जो कम्बिनेशन होता है तो सुप्रा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। इनके कम्बिनेशन से उसको मोटिव कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह डोमेन एक चीज होती है। व्हाट इज डोमेन? जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे जो फुल फंक्शनल और इंडिपेंडेंट फॉर्म होती है ना, जो अपना फंक्शन खुद परफॉर्म कर सके, उस पार्ट को डोमेन कहते हैं। देखिए, एक ही जो प्रोटीन होती है ना उसकी 2 से 3 डोमेन हो सकती है। एक डोमेन सपोज जो है वो बाइंडिंग का काम कर रही हो, दूसरी डोमेन जो है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी का काम कर रही हो, तीसरी डोमेन हो सकता है स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रही हो। तो डोमेन जो है वो उसका स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे यूनिट से, ठीक है। एक ही प्रोटीन के अंदर डिफरेंट डोमेन्स हो सकती हैं, ठीक है। तो डोमेन जो है वो एक 3 डायमेंशनल जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट होता है उसका, ठीक है। तो ये दोनों की डेफिनेशन होगी। अब आ जाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। अब हमारा तकरीबन जो है ना हलवा हलवा रह गया, बाकी औखा का काम हमने कर लिया। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होती है? 3D अरेंजमेंट, फुली फंक्शनल जो फॉर्म होती है ना, 3 डायमेंशनल, उसको टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये बड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है? जो हाइड्रोफिलिक होता है ना कंपोनेंट, अब डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के अंदर। अगर आपका इन्वायरमेंट जो है वो, सपोज हम वाटर की बात करते हैं, इन्वायरमेंट में वाटर है, पोलर आपका इन्वायरमेंट है, तो जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे ना उनको इन साइड पे रख लिया जाएगा। उनकी आर चेन्स किस तरफ हो जाएंगी? इन साइड पे। और जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो आउटसाइड पे चले जाएंगे, जिनके ऊपर पोलैरिटी होगी। उसकी रीजन क्या है कि हाइड्रोफोबिक जब अंदर को जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से स्टेबलाइज हो जाएंगे। हाइड्रोफिलिक वाले स्ट्रक्चर बाहर की तरफ होंगे जहां पर पोलर वाटर मौजूद है, सॉल्वेंट मौजूद है, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करके स्टेबलाइज रहेंगे। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये कॉम्पैक्ट इसी वजह से होता है कि ये इसने जो अपने हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर के इंटीरियर में पड़े होते हैं। वो जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको इसने उसकी दीवार बनाई होती है अपने हाइड्रोफोबिक को महफूज करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। हाइड्रोफिलिक की जो है एक वॉल होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो स्टेबल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको बॉन्ड्स पता होने चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ जो है अमाइनो एसिड्स है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो जो है वो कंपलसरी है। जहां पर सिस्टीन आएगी वहां पर, सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है तो डाइसल्फाइड, दो सिस्टीन के दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। जहां पर चार्ज कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बन सकता है। और जहां पर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे वहां पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। तो ये चारों बॉन्ड्स जो है ना मिलकर टर्शरी स्ट्रक्चर को जो है वो स्टेबलाइज करते हैं। इनमें से अगर मैं आयनिक बॉन्ड को माइनस कर दूं तो बाकी 3 बॉन्ड्स जो है यही सेम टू सेम आपको क्वार्टरनी स्ट्रक्चर के अंदर मिलेंगे। अगर आप आयनिक को निकाल दें तो बाकी 3 जो है वो क्वार्टरनी स्ट्रक्चर को भी स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। तो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो मैक्सिमम टर्शरी स्ट्रक्चर अटेन कर सकती है, इससे ज्यादा ऊपर जो है वो नहीं जा सकती। लेकिन अगर जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक से ज्यादा हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, जितनी भी हो, मोर देन वन जब हम बात करेंगे तो उसकी जो स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन होती है उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जबकि टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो भी अटेन कर सकती है, ठीक है। तो क्वाटरनरी के लिए कंडीशन क्या है? चेन्स की तादाद जो है वो एक से ज्यादा होनी चाहिए। इंटरेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये सारी
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है। उसके बाद जो है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, फोल्डिंग बैक होती है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बन सकते हैं या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स बन सकती हैं, और उनके दरमियान जो है वो अगर बेंड आएगा तो बीटा टर्न्स आ सकते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपनी फुल फंक्शनल फॉर्म में चला जाता है और एक 3D डायमेंशनल जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट जो आपका है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड जब उसको स्टेबलाइज करता है तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। और अगर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बजाय दो चेन्स हों तो उनके अंदर जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है और इसको स्टेबलाइज करने वाली सेम फोर्सेज हैं एक्सेप्ट फॉर द आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था। इसके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे